हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सबको। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें क्लास 10th और 12th के लिए विश्वास बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। मैथ वाला सब्जेक्ट, केवल मैथ सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है दोस्त। अब भैया वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 10th की भी और 12th की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2026 जो अपना टारगेट है एग्जाम, उसको लेके, ठीक है, विश्वास बैच के नाम से बनी हुई है। जो हाई स्कूल की अगर बात करें तो उसमें लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन जो 12th है उसको बड़े आराम से बेसिक से एकदम पकड़ के और उसको बिल्कुल मरोड़ के तोड़ के जब पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें अभी पहला चैप्टर कंप्लीट होने की ओर जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 12th नहीं 10th का मैथ। ठीक है, 10th का मैथ। ठीक है दोस्त, एक मिनट देंगे जरा। ठीक है भाई। अब इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है ना क्लास 10th के मैथ में, वो चल रही थी 4.2, जिसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, उसी से कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि समस्या को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण वाली समस्या को हल करना है, उसे बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 32, ये योग 27। ठीक है, और हमें ये द्विघात समीकरण से करना है। ये जो क्वेश्चन है ना लैंग्वेज वाले, जब मैं तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, ये उनसे भी हो जाते हैं, ये द्विघात से भी हो जाते हैं। तो हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे द्विघात बनाने की, कि दो चर ना मानने पड़े। इसमें दो चर नहीं मानेंगे, एक ही चर मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कि माना माना पहली संख्या बराबर x, तब इसमें जो दूसरी संख्या है ना दोस्त, वो आपको माननी पड़ेगी 27 माइनस के x। देखो ऐसा क्यों किया, ये कह रहा है जो x और प्लस बाई दो संख्याएं हैं, अगर इनको जोड़ दूं तो दोनों को 27 आएगा। लेकिन अगर मैं x प्लस बाई 2 मान लूंगा तो फिर इसमें द्विघात चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर का काम आएगा, या वही हम द्विघात समीकरण से द्विघात कह रहा हूं मैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें तो द्विघात में लेके आना है। तो देखो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो। अगर तुम बाई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 27 माइनस एक्स। आई की नहीं आएगी भाई, 27 तो यही रहेगा, इस एक्स को उधर लेके जाओगे, है ना। तो इस बाई को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। तो पहली संख्या क्या मान ली हमने, x, दूसरी संख्या मान ली 27 माइनस एक्स। अगर दो संख्याएं जुड़कर 27 बना रही हैं और एक x है, तो दूसरी 27 माइनस एक्स होगी ही होगी। ये तो एक छोटी सी बात है। ठीक है मित्र। अब देखो, अब हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो कंडीशन बनी हुई है वो क्या कह रहा है कि यदि मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दूं, जिनका गुणनफल कितना है 182, अगर मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दूं, किस किस की, 27 माइनस एक्स की और x की, तो वो किसके बराबर है, 182 के। ठीक है, करो जरा गुणा, तो हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो दोनों से गुणा करती है। x से 27 से करूंगा 27x माइनस का माइनस x की x से करूंगा एक्स स्क्वायर, बराबर में जो था ऐसे ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे, यहाँ जीरो छोड़ देंगे। यहाँ पहले से क्या है 182, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर पहुंचेगा। ये प्लस का 27 है, ये माइनस का 27 एक्स पहुंचेगा। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख रहा हूँ या, ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ माइनस का 27 एक्स, फिर प्लस का 182 और बराबर का जीरो। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो जीरो इधर था तो इसको इधर लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आगे हमारा द्विघात समीकरण, बड़ी प्यारी चीज। अब इसी को सोल्व करना हम सीख चुके हैं और इसी को फिर से सीखना भी है। तो क्या करते हैं, a बराबर देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणन कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस का 27, और यहीं से अगर देखें तो c बराबर कितना है 182। अब क्या करेंगे देखो, 182 के गुणनखंड करेंगे, 2 नम 18, 2 के ना 2, 13 सत्ते 91, 7 के ना 7, है ना, 13 20 तक तो थोड़ा याद होते ही है, तो दिक्कत नहीं आती, हमें पता चल गया 91, ओहो 13 सत्ते 91। ठीक है, अब गुणनखंड आए 3, 2 गुणा 7 गुणा 13, हमें गुणनखंड लाने हैं 2, वो भी कैसे, जोड़ के घटा के 27 आए। ठीक है, 7 दूनी 14 गुणा 13, 4 3 7 1 और 1 2, जोड़ के 27 आ गया। तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस, ये 27 बनाना है, वो भी काय का, माइनस का,
तो माइनस के 14 माइनस के 13 को जोड़ दो, प्लस 182 बराबर का 0। देखो मैंने यहाँ क्या किया, थोड़ा समझेंगे है ना, क्योंकि ये चीज मैंने पिछले उसमें भी समझाई क्लास में। एक तो क्लास तुम्हें सीरियल से लेनी है, अगर तुम बीच में आए हो तो तुम्हारे लिए क्लास नहीं है भाई, अभी जा सकते हो, ठीक है। अब हमें माइनस 27x को तोड़ना है, वो भी कैसे पदों में, 14 और 13 के पदों में, और इनको जोड़ के 27 आ रहा था और काय का माइनस का 27, तो माइनस का 14 माइनस का 13 जोड़ के क्या बनाएंगे, माइनस का 27 प्लस का 182 बराबर का 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x माइनस का 14, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन होना चाहिए यहाँ माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 14। क्यों, 182 गुणनखंड क्या थे, 13 गुणा 14, 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 14, ऐसे करके पता करा मैंने, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 14 कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे, x माइनस 14 कॉमन, बचेगा x माइनस 13 बराबर का 0, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, क्यों भाई दोस्त। अब क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन लिखते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर होता क्या है, इसको रफ कर देते हैं, ये रफ का काम था इतना, ठीक है, ये पूरा रफ का काम था, आपको समझाने के लिए था केवल। अब होता क्या है यहाँ दोस्त, जो x माइनस 14 है इसे भी 0 के बराबर रखते हैं, और जो x माइनस 13 है इसे भी 0 के बराबर रखते हैं, रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 14, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा कितनी आ जाएगी 13, तो ये दोनों ही मान सही होंगे, ठीक है। कैसे, देखो इसमें जो पहली संख्या है x मानी है, दूसरी संख्या 27 माइनस x मानी है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से बात करूं, अगर मैं 14 लूं x बराबर, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 14, तब दूसरी संख्या पक्का पक्का कितनी आने वाली है, तब दूसरी वाली आएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13, ठीक है। और अगर मैंने पहली संख्या, अगर मैंने पहली संख्या 13 ले ली ना, तो दूसरी क्या जाएगी, दूसरी आ जाएगी हमारी 27 माइनस के 13, यानी कितना बचेगा 14। तो दोनों ही मान सही है, एक संख्या 13 होगी, एक 14 होगी, चाहे पहली 14 मान लो चाहे दूसरी मान लो, ऐसे करके है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो वरना रफ करता हूँ फिर मैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब है प्लस, क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है। जैसे जिसमें मान लू, माना, ऐसे करके करेंगे, माना, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तब दूसरा क्या होगा x प्लस 1, यानी कि अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 2, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस का 1, यही तो होगा, हाँ जी बिल्कुल। अब चलेंगे प्रश्न नंबर, बहुत हल्का प्रश्न है इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा है ना, सीधी सीधी बातें कह रहा है वो, ये चीजें समझनी पड़ेंगी, पीछे बहुत ज्यादा समझाई है, तो इस वीडियो में आपको उस पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है हमसे, दो क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग कर देंगे, कितना है 182 है, नहीं 365 है, 365 है, ठीक है। क्या हुआ भैया, वो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का, और क्रमागत मतलब एक के बाद एक, अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होना चाहिए, तो कैसे मिलेगा, 5 में एक जोड़ के 6 मिल जाएगा, अगर पहला 21 है तो दूसरा 22 होना चाहिए, कैसे मिलेगा, 21 में एक जोड़ के 22 मिल जाएगा, अगर पहला x है तो दूसरा कैसे मिलेगा, x में एक जोड़ के। इनके वर्गों का योग 365 है, वर्ग मतलब उसकी घात को 2 करना, इनके वर्गों का योग 365 है मतलब उसकी घात 2 करना, कर दी साहब। अब इनको जोड़ना है, बस जोड़, एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 की x से गुणा करोगे तो 2x और बराबर में चल रहा है हमारा 365, ठीक है। इसको ले जाओ उधर तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 365 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर ये बचेगा 364। अब होगा क्या, ये 2 इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, मतलब इसको काटेगा, 2 ही का ना 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यानी कि हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर ले आओ तो माइनस 182 बराबर का 0, ठीक है। ऐसे आ गया, हाँ जी सर आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, 182 के अभी अभी गुणनखंड करे थे, क्या आए थे 13 गुणा 14, 14 में से 13 घटाऊंगा तो एक ही बचेगा ना, देखो एक ही बचेगा सर, बिल्कुल। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक बचाना है ना हमें, कैसे कर दो, 14 में से 13 घटा दो, आ गया एक, माइनस के 182 बराबर का 0। भाई गुणनखंड करे, हाँ जी करे, इसमें x लगवा तो एक्सों में लगाना पड़ेगा, 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, हाँ जी बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे 13, सेम पिछले जैसा सवाल है, अब तो यहाँ से आपको पिछले जैसा ही बन गया ना, तो क्या बचेगा x प्लस का 14 और बराबर का 0, ठीक है। अब x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, x प्लस 14 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 13 और बराबर में क्या जाएगा 0, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्त मित्र, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या होगा, जो हमारा x प्लस 14 है वो भी बराबर 0 के, जो x माइनस 13 है वो भी बराबर 0 के, तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर 13 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। x बराबर माइनस 14 छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने शुरू में ही कहा है कि जो, अच्छा धनात्मक लिख लेना, जो पूर्णांक है वो कैसा है, धनात्मक, ठीक है। तो हम ऋणात्मक तो ले ही नहीं सकते, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, तो हम माइनस वाला नहीं ले सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 14 छोड़ने पर, रीजन ऊपर लिखा हुआ है, चाहो तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है। अब हम लेंगे तब x बराबर 13, तो पहला पूर्णांक क्या आ गया दोस्त, 13, और जो दूसरा पूर्णांक वो हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, ऐसे बात है, ठीक है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अब तो सवाल चल रहे हैं, मेथड बाकायदा समझा दिया गया है, अगर ये वीडियो तुम पहली बार देख रहे हो तो गलती है, पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। रफ करते हैं भाई इसको अब, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या दे रखा है। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। समकोण त्रिभुज को जानते हो सर, देखो ऐसा होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये देखो इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है, ये हमसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम। अगर आधार x है तो जो ऊंचाई है वो x माइनस के 7 है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अगर कम है तो हमें क्या बताना है, इनकी वैल्यू बतानी कितनी कितनी आएगी, ठीक है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
अब उन्होंने कहा है कि ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम इसको मानेंगे थोड़ी, ये तो हो जाएगी खुद ही x-7। हाँ जी, x-7। और कण कितना दे रखा है हमें, कण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने हमसे कहा है कि भैया वो बताओ, है ना। तो देखो एक चीज आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर तुमने ये शब्द पहली बार सुना है तो इसे यहीं सुनो और भूल जाओ, क्योंकि छठे चैप्टर में जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ जी, छठे चैप्टर में हम इसे इतने विस्तार से पढ़ेंगे ना, सातवें में, हाँ सातवें में शायद, त्रिभुज में तो त्रिभुज है, सातवें में है, ऊंचाई एवं दूरी आठवां त्रिकोण, हाँ तो सातवें में है, तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं होने का। अभी बस देख लो कि ऐसी भी कोई चीज दुनिया में होती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है, और ये कहती है जो कण है ना तुम्हारा, कण कण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी सी बात थी। कण तुम्हें दे रखा है कितना 13, लंब कितना है x-7 प्लस आधार कितना है x, और इसका कितना है स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर सभी को पता होगा 169 होता है। x-7 में a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। 169 ऐसे ही बराबर ये एक्स स्क्वायर जुड़ के बनाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते होते हैं 49 माइनस, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ क्या है x, तो x। अब क्या करो 49 को इधर ले आओ, तो जाएगा 169 माइनस का 49 बराबर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया, तो कितना बचेगा 120। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन जरूर लेंगे, कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x, ये 2 इधर गुणा में है, इसकी भाग में आएगा, तो मतलब इसको काटेगा 2 छक्का 12, 60 बार इसको काट देगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर का 60, ठीक है। ये इधर था, मैंने इसको सीधा करके लिख लिया। अब इसको इधर ले आओ, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर का 0। ये पूरी द्विघात प्रॉपर समीकरण हमारी बन गई। होता क्या था कि हम 60 के गुणनखंड करेंगे, मतलब इसकी a की गुणा c से करेंगे, पहली बात तो यह था, क्या करते हैं a की गुणा c से, a कितना है 1, c कितना है 60, तो 60 गुणा 60, 2 तिया 6, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, 5 तिया 15 और 3 का 3। जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। हाँ जी, अब होगा क्या, 4 गुणनखंड है, हमें 2 बनाने और लेके क्या आना है 7। चलो करके देखते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 7 नहीं आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 देखो आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 गुणा 5, 12 पंजे भी तो 60 ही होते हैं, हाँ जी होते हैं, लेकिन 12 में से 7 जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस, हमें माइनस का 7 बचाना है, तो पहले लिखूंगा 5x, फिर लिखूंगा प्लस का 12x माइनस का 60 बराबर का 0। ऐसा क्यों किया, अगर देखो मैं प्लस वाला पहले लिखता तो संख्या प्लस की बचती, ठीक है, लेकिन अब प्लस की नहीं बचेगी, अब किसकी बचेगी, माइनस। क्या मैं सही हूं, नहीं, क्या मैं सही हूं, गलत कर दिया ना, थोड़ा सा गलत कर दिया, वो ये कर दिया माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60, क्योंकि भाई जब बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस होगा तभी तो माइनस का आएगा, तो माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60 बराबर का 0। किसको तोड़ा, 7 को, किसमें तोड़ा 12 और 5 में, 12 में से अगर 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो माइनस के 12x प्लस का 5x, क्योंकि माइनस चिन्ह भी तो लेके आना है, ठीक है। अब क्या होगा, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 12 बराबर का 0, ठीक है। हाँ जी ठीक है, x माइनस 12 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो, x माइनस 12 क्या बचेगा, x प्लस का 5, x प्लस का 5 और बराबर में क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ एक लाइन लिखोगे आप, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से तो x बराबर 12 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 5,
अब देखो कभी भी त्रिभुज की भुजा माइनस की नहीं हो सकती, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो x कितना आ गया 12, ये चीज लिख लेना। और ये 12 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो ये आ गई हमारी 5। इसी को नीचे लिखना है बस कि आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 5। ठीक है, बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी मित्र को हमारे? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कई सारे सवाल कर लिए आज, है ना। देखो क्योंकि इस चैप्टर का बेस मैंने बहुत धीरे से पढ़ाया, बहुत धीरे धीरे चीजों को सिखाया। अब हम सारी चीजें सीख गए, अब भी धीरे चलते रहे तो जो अच्छे बच्चे भाई वो तो बहुत पीछे छूट जाएंगे फिर। देखो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे बच्चे नहीं है वो भी हमारे साथ चले, इसलिए बहुत धीरे 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 करके पढ़ाया, वहां तक उनको लेके आए। लेकिन अब थोड़ी स्पीड पकड़नी मजबूरी है ना, जो अच्छे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, वो तो फिर उसी देखते रह जाएंगे, है ना। तो थोड़ा भैया सबके लिए करना पड़ता है, और ये नई नई चीजें इसलिए सिखानी पड़ती हैं। अगर तुम्हें पता ही नहीं हो, कोई सिखाएगा नहीं, तुमसे आएंगी कैसे? आगे कंपटीशन बहुत हार्ड है दोस्त, सब चीजें पता होनी चाहिए, सब चीजें सीखनी चाहिए, तभी मजा आता है। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो एक अच्छा सा लाइक और एक कमेंट कर देंगे। लाइक तो खैर अच्छा ही होता है, एक अच्छी सी कमेंट कर देंगे, ठीक है दोस्त। बाकी अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। उतारो, इसको उतारना है तो ना 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 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, साफ बात बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया। एनसीईआरटी द्वारा भी अगर छपी तो वो लैंग्वेज ठीक नहीं करी गई, ठीक है दोस्त। लेकिन जैसे उसने माना है वैसे हमें करना पड़ेगा। मैं साफ बात बताता हूँ, लिपापोती कोई नहीं, उसकी लैंग्वेज में दिक्कत है तो है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो हम मान लेंगे, पहले ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं मान मान के जब समझूंगा जब समझ में। माना एक दिन में कुछ बर्तन, एक जो कुटीर उद्योग है, माना कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। मैंने क्या माना, मेरी बात सुनते हुए चलेंगे, सवाल तुम भूल लो क्या लिखा हुआ है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा एक कुटीर उद्योग है, कुटीर का मतलब है छोटा उद्योग, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, तो हमने कितने मान लिए कि उसने x बर्तन बनाए एक दिन में। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग के जो निर्माण की लागत है ना, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, तो हम लिखेंगे नग के निर्माण की लागत, नग के निर्माण की लागत बराबर नग के निर्माण की जो लागत है ना, क्या कहा है उसने, बर्तनों की संख्या के उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, मतलब एक दिन में जो बर्तन बनाए थे उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी कि 2x+3 हो जाएगी। भाई अगर कोई चीज वो कह रहा है, एक नग है, नग मतलब हीरा है, हीरे के निर्माण में जो लागत आई ना, वो कितनी लागत आई, उस दिन जो बर्तनों का निर्माण हुआ था उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो ऐसे लिखूंगा, हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसे लिखोगे 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें एक दिक्कत यह है कि नग की जो लागत है, इसमें मैं लैंग्वेज बताऊं कहां अंतर है। जो उसने देखा है ना 90 रुपए, उस दिन कुल निर्माण लागत पूछ रहा है ना। अब किसकी किसकी कुल निर्माण लागत दे रखी है, अब देखिए तो बर्तनों की संख्या है, तो इसमें कितनी लागत आई हमें नहीं पता, लेकिन नग के निर्माण की लागत इतनी है, नग के निर्माण की लागत इतनी है ना, है क्या नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क यही है, लेकिन हम इस सवाल को अगर करेंगे तो करेंगे कैसे, देखो ऐसे करेंगे प्रश्नानुसार। हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो कुल निर्माण लागत है वो हमें दे रखी है, प्रश्नानुसार से पहले लिख लेना कुल निर्माण लागत, कुल
निर्माण, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। प्रश्नानुसार जो बर्तनों की संख्या है ना, इनकी गुणा नग के निर्माण की लागत से कर दो, तो इन्होंने इसको माना है कुल निर्माण लागत। लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, मैं खुद कह रहा हूं। सवाल क्या है सुनो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तन निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, और वही जो उद्योग है, जो कंपनी है, वो एक हीरा बनाती है। उसने देखा कि जो हीरा था उसको बनने में जो खर्च हुआ, जो लागत आई, वो कितनी आई। उस दिन जो बर्तन निर्माण किए थे उनकी 2 गुने से 3 अधिक, उनके 2 गुने से 3 अधिक किसकी लागत आई, नग की। लेकिन बर्तनों की लागत के बारे में कुछ नहीं कहा। बर्तनों की सिर्फ संख्या दे रखी है, कितनी है, एक्स, कि एक दिन में एक्स बर्तन लाता है, ठीक है। और फिर हमसे कह रहा है कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी उस दिन, मतलब उसने हीरे भी बनाए और बर्तन भी बनाए, और कितने रुपए में बैठे वो, 90 रुपए में, ठीक है। तो अब इसे या तो इसकी क्या देता, लागत देता, तब हम कुछ कर पाते, इसने नहीं, है ना। फिर भी अगर इसे द्विघात से करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, ऐसे करके करेंगे कि x 2x + 3 = 0, इन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है, तब इसका आंसर आ रहा है। वरना भैया आप देख सकते हो, x की अगर x से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x² + 3 की x से करोगे तो 3x और बराबर का 90। इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर 0। होता क्या है, 90 की 2 से गुणा, रब्बा ला काम हुई, a की गुणा c से, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 180। 180 के फैक्टर, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 नम 45 होते हैं, 3 के 9, 3 का 3। अब ये जो गुणनखंड है उनसे जोड़ के घटा के 3 लेके आना है, तो काफी करीब लेके आना है ना। 5 दूनी 10, 3 के 9 दूनी 18, या हम कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। आगे देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि 12 गुणा 15। 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचे, यही हमें लेके आना है। 2x² + 15x - का 12x, 3x कैसे आएगा, 15 में से 12x घटा दो, माइनस का 90 बराबर का 0, ठीक है। अब क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, प्लस का लेके आना है, हाँ जी प्लस का लेके आना है। चलो x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, 2x प्लस यहां से बचा 15 माइनस, यहां से देखो 6 कॉमन लो, 6 कॉमन लिया तो यहां से एक तो 2 बचेगा और x बचेगा, और माइनस भी कॉमन ले लो तो यहां से प्लस बचेगा, और 15 छक्का 90 होते हैं तो यहां से 15 बचेगा। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 2x + 15 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x - के 6 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ एक लाइन लिखोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर इतना लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 15 बराबर 0, और ये हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो जो 2x + 15 ये, यहाँ से अगर x निकालोगे तो आ जाएगा माइनस का 15/2, हाँ जी आ जाएगा। और ये जो है x - 6, ये आ जाएगा x - 6 बराबर 0 या x बराबर 6। अब देखो लागत माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हटा दो, x बराबर कितना आ गया, 6। तो भैया जो बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी, और जो नग के निर्माण की लागत थी ना, नग के निर्माण की लागत वो थी 2x - 3, यानी कि 6 दूनी 12 - 3, यानी कि 9 रुपए, ठीक है। अच्छा +3 है यार, +3, तो 12 3 15, तो कितना कह सकते हैं हम यहाँ से, 15 रुपए। ये इसका आंसर है दोस्त, ठीक है। इस सवाल को ज्यादा मत सोचो, अगर ये पहली बात तो आता नहीं है जल्दी से, आएगा तो फिर ये ध्यान रखना कि इनकी गुणा होती है, ठीक है मित्र। बाकी भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर बनता है, और एक अच्छी सी कमेंट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी भैया आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।